अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। पीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जनूबी हिंदुस्तान में मौसम हुआ खराब, तमिलनाडु में भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में भी ठंड में हुआ मजीद इजाफा। सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डुंडीगुल एयरफोर्स एकेडमी की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में पहुंचे। ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके कैडेट से कहा कि अपने आइडियोलिज्म को हरगिज ना खोना। उस्मानिया जनरल अस्पताल की हेरिटेज बिल्डिंग स्ट्रक्चरल तौर पर बिल्कुल फिट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स ने जायजा लेने के बाद दिया बयान। साबिक आरबीआई गवर्नर ने की सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना की मौजूदा माशी सूरत हाल और माशी तरक्की के लिए अपनाई जाने वाली पॉलिसियों पर किया तबादला ख्याल। गवर्नर तमिलिसाई की जानिब से साबिक बीआरएस हुकूमत को तानाशाह करार देने की के कविता ने की मजम्मत। कहा, हम अपोजिशन में रहते हुए आवाम के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और जिला निर्मल के भैंसा मंडल के एक मौजा में जबरदस्त धमाके से फट पड़ा गैस सिलेंडर। एक खातून की मौत। जोरदार धमाके से इलाके में देखी गई अफरा तफरी। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हिंदुस्तान की जनूबी हिंद की रियासतों में मौसम खराब हो गया है। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों बेशमूल हैदराबाद में आज सुबह से ही धुंध छाई रही। इसके अलावा सर्दी में भी इजाफा देखने को मिला। जनूबी हिंद की एक और रियासत तमिलनाडु में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका असर तेलंगाना में भी देखा गया। तमिलनाडु के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने जहां तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं बारिश के इस मौसम में एहतियात बरतने और अपने आसपास के लोगों के साथ ये मालूमात शेयर करने की सलाह दी गई है। सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आज इतवार को हैदराबाद के नवाह में वाक़ डुंडीगुल एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में शिरकत की। मजमूई तौर पर 213 फ्लाइट कैडेट, जिसमें 25 ख़वातीन भी शामिल हैं, उन्हें इंडियन एयरफोर्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ट्रेनिंग खत्म होने पर कमीशन दिया गया। इस मौके पर किए गए अपने खिताब में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके कैडेट से कहा कि अपने आइडियोलिज्म को हरगिज ना खोना। साथियों, रोज सुबह जब आप अपने ऑफिस में जाएं या फिर अपने प्लेन को उड़ाएं, तो एक पल के लिए ही सही आप आज की इस पासिंग आउट परेड को आप जरूर याद रखिएगा। यह मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप हमारी बातचीत का यह अंश जरूर याद रखिएगा कि हमें आपने अपने आइडियलिज्म को किसी भी सूरत में खोना नहीं है। आज आप इतने इनर्जेटिक हैं, रोमांचित हैं, खुश हैं। न्यू थिंकिंग एवं आइडियलिज्म से पूरी तरह से आप लबरेज हैं। इस खुशी और एनर्जी, इस आइडियलिज्म को आप एक मिनट के लिए भी अपने रोज के काम से पहले याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना आइडियलिज्म कभी नहीं खोएंगे और आपके अंदर कैडेट की जो ऊर्जा है, जो नयापन है, जो आइडियलिज्म है, वो हमेशा स्वाभाविक रूप से यह बनी रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह बात जरूर याद रखेंगे। साथियों, आर्म्ड फोर्सेस में ट्रेडिशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह टाइम टेस्टेड होती है। एक लंबे समय तक इसने यूजफुल पर्पज को सर्व किया होता है, इसलिए ट्रेडिशन को उचित महत्व देना यह भी अति आवश्यक है। लेकिन एक विशेष बात की ओर हमें ध्यान देना आवश्यक है कि लंबे समय तक अगर हम बिना सोचे समझे केवल ट्रेडिशन को ही फॉलो करते रह गए तो हमारी व्यवस्था में जड़ता यानी ऑसिफिकेशन की स्थिति स्वाभाविक रूप से आ जाती है। उस जड़ता की स्थिति से बचने के लिए तथा समय के हिसाब से तालमेल बनाने के लिए
इनोवेशन का लाना यह भी बेहद आवश्यक है। इनोवेशन बदलती परिस्थितियों के अनुसार हमें तैयार करता है और चूंकि दुनिया में हर चीज लगातार परिवर्तनशील है, इसलिए हमें इनोवेशन पर भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है। ट्रेडिशन और इनोवेशन के बीच एक बैलेंस बेहद जरूरी है। यदि हम केवल ट्रेडिशन को फॉलो करते रहेंगे तो हमारी हालत उस डेड लेक की तरह हो जाएगी जिसके पानी से बदबू आने लगती है। हमें एक नदी की तरह प्रवाहमान रहना है और यदि हम नदी की तरह प्रवाहमान बने रहना चाहते हैं तो हमें ट्रेडिशन के साथ साथ इनोवेशन को भी लाना होगा। साथियों, आपने देखा होगा कि भाषा में मेटाफर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आप सबने हिंदी में कहावत सुनी होगी, हवा में उड़ना। सामान्य तौर पर हवा में उड़ने को बेहद नकारात्मक तरीके से देखा जाता है। इस मुहावरे का प्रयोग भी आपने कई जगह पर सुना होगा कि फला व्यक्ति बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है। इसका मतलब होता है कि उसका जमीन से यानी रियलिटी से कोई जुड़ाव नहीं रह गया है। आप लोगों के मामले में ऐसी स्थिति मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं है। आप जमीन से ही उड़ के हवा में जाते हैं और हवा से वापस आप जमीन पर ही आते हैं, तो एक तरह से आप हवा में उड़ते हुए भी जमीन से जुड़े रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हवा में भी उड़ते रहिए और जमीन से भी रिश्ता अपना बनाकर रखिए, यानी कि आप इनोवेशन भी लाइए और ट्रेडिशन को भी फॉलो करते रहिए। मुझे विश्वास है कि मेरे इन बातों पर आप सभी निश्चित रूप से विचार करेंगे। मैं अपनी तरफ से आपको आपके जीवन की आगे की यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि आप अपने माता पिता, परिवार और राष्ट्र का मस्तक सदैव ऊंचा करेंगे। इतना कहकर यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको अंत में पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उस्मानिया अस्पताल को मुनहदम करने के साबिक बीआरएस हुकूमत के फैसले की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स ने कहा है कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की हेरिटेज बिल्डिंग स्ट्रक्चरल तौर पर फिट है, जबकि तेलंगाना मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मेंबर्स ने कहा था कि भले इसे दोबारा तामीर किया गया हो, फिर भी लीकेज का मसला रहेगा और छत के टुकड़े गिरते रहेंगे। अस्पताल के दौरे से पता चला है कि ये सिर्फ इन पेशेंट यानी आईपी ब्लॉक था, जिस पर फौरी ध्यान देने की जरूरत थी। ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और मरीजों का इलाज कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भवन में किया जा रहा है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर वर्ल्ड कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट साउथ एसपी एंटूरी ने बताया कि OGH यानी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की इमारत मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज की गई। हालांकि ये साख्ती तौर पर मजबूत है और मुनासिब हिफाजती इक़दामात के साथ इसकी मरम्मत की जा सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद से सरकारी ओहदेदारों के तबादले का सिलसिला जारी है। आज भी तेलंगाना हुकूमत ने नया हुक्मनामा जारी करते हुए 11 IAS ओहदेदारों को ट्रांसफ़र कर दिया है। CS यानी चीफ सेक्रेटरी ने आज इतवार को इन 11 अफसरान के ट्रांसफ़र का ऑर्डर जारी किया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार को डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया गया, जबकि उनकी जगह पर दाना किशोर को मुकर्रर किया गया है। दाना किशोर को HMDA और CDMA के कमिश्नर की हैसियत से ज़ायद जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने आज इतवार को वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी जुबली हिल्स वाक़ रिहाइशगाह पर मुलाकात की। रघुराम राजन, जो साबिक में सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ फाइनेंशियल एडवाइज़र भी रह चुके हैं, उन्होंने अपने तजुर्बात CM रेवंत रेड्डी के साथ शेयर किए। तेलंगाना की मौजूदा माशी सूरत हाल और रियासत की माशी तरक्की के लिए अपनाई जाने वाली पॉलिसियों पर तबादला ख्याल भी किया। काबिल जिक्र है कि 2 दिन कबल ही रघुराम राजन ने कहा था कि हुकूमतों को दिवालियापन की हद तक मुफ्त चीज़ें नहीं देनी चाहिए, लेकिन गरीबों के काबिल इस्तेमाल मुफ्त चीज़ें देना सही है। इस मौके पर डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्का, IT मिनिस्टर श्रीधर बाबू, CS शांति कुमारी, स्पेशल फाइनेंस सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और
सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिशाद्री भी मौजूद थे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना के इरिगेशन के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने सेक्रेटरीट में ENC मुरलीधर और दीगर आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास लिया। इस इजलास में उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मेडीगड्डा कॉलम्स के इश्यूज पर मीटिंग की। गवर्नर तमिलिसाई की जानिब से साबिक BRS हुकूमत को तानाशाह करार दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। BRS MLC के कविता ने इस पर रद्दमल जाहिर करते हुए गवर्नर के बयान को नामुनासिब करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना की आवाम के लिए अपोजिशन में रहते हुए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। జై తెలంగాణ ఈరోజు గవర్నర్ గారి స్పీచ్ మీద ధన్యవాద తీర్మానంపై ఉభయ సభల్లో చర్చ జరిగింది. మరి నిన్న గవర్నర్ గారి స్పీచ్ను చూసి చాలా మంది కూడా బాధపడడం జరిగింది. గత 2 సార్లు ప్రభుత్వంలో ప్రజలు ఓట్లేస్తేనే భారీ మెజార్టీతో గెలిచినటువంటి ప్రభుత్వాల మీద విపరీతమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు గవర్నర్ ప్రసంగంలో చేయడం అందరినీ కూడా బాధించింది. అల్టిమేట్గా ఒకసారి అధికారం ఉంటుంది, ఒకసారి అధికారం పోతుంది, విషయం అది కాదు. కాకపోతే ఎప్పుడు ఏ ప్రభుత్వాలు ఎన్నుకోబడినా కూడా అవి ప్రజల చేతనే ఎన్నుకోబడతాయి. కాబట్టి ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రభుత్వాలను నిరంకుశ ప్రభుత్వాలుగా, నిర్బంధ ప్రభుత్వాలుగా రకరకాలుగా దూషించేటటువంటి ప్రయత్నం గవర్నర్ ప్రసంగంలో జరిగింది. అందరం కూడా అభ్యంతరం తీసుకున్నాం. మరి అందుకే ఇవాళ శాసన మండలిలో గవర్నర్ ప్రసంగానికి ఒక అమెండ్మెంట్ కూడా ఇచ్చి మరి ఆ పదాలు తొలగించాలని కోరడం జరిగింది. ఎందుకంటే అది గవర్నమెంట్ని నిర్వచించేటటువంటి క్రమంలో తెలంగాణ ప్రజల యొక్క మ్యాండేట్ని అవమానపరిచినట్టుగా ఉంది. కాబట్టి ఆ అమెండ్మెంట్ని ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ప్రభుత్వం తొలి రోజు కాబట్టి పరిపాలన ఇప్పుడే వారు చేపడతా ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం యొక్క రిక్వెస్ట్ మేరకు వారు చేసినటువంటి అభ్యర్థన మేరకు BRS పార్టీదే మండలిలో మెజారిటీ ఉంది. మేము గట్టిగా అనుకుంటే ఓటింగ్లో అమెండ్మెంట్ తీసుకొని రావచ్చు కౌన్సిల్లో. కాకపోతే ప్రభుత్వానికి సహకరించాలి, తద్వారా ప్రజలకు కూడా ఒక మంచి మెసేజ్ ఇవ్వాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మొదటి రోజు కాబట్టి గవర్నర్ ప్రసంగంలో ఉన్నటువంటి అంశాలకు తీవ్రమైనటువంటి అభ్యంతరం BRS పార్టీ తరఫున వ్యక్తం చేస్తూ మేము మా యొక్క అమెండ్మెంట్ని విత్డ్రా చేసుకోవడం జరిగింది. అయినప్పటికీ ఆ స్ఫూర్తిని ప్రభుత్వం కూడా కొనసాగించాలని, ఎంతసేపు గడిచిపోయిన కాలంలో జరిగిన తప్పులను అనడం కాకుండా చేయాల్సినటువంటి పనులేంటి, ఎట్లా పనుల్ని అమలు చేస్తారనేటటువంటి విషయాల్ని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రగతిని ఎలా సాధిస్తారనేటటువంటి రోడ్ మ్యాప్ని ప్రజలకు చెప్పి చక్కగా పరిపాలన కొనసాగించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడ ఏ ఒక్క సెకండ్ కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు నష్టపరిచే నిర్ణయాలు జరిగినట్టయితే ఖచ్చితంగా శాసన మండలిలో మేమందరం కూడా ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के बाद बीजेपी लीडरों के आपस के इख्तलाफात सामने आने लगे हैं। असेंबली इलेक्शन से पहले बंडी संजय को पार्टी सदर के ओहदे से हटा दिया गया था और उनकी जगह किशन रेड्डी को नया तेलंगाना बीजेपी सदर बनाया गया। ताहम अब असेंबली इंतखाबात में बीजेपी का उम्मीद के मुताबिक मुजाहरा नहीं हुआ, जिसके बाद बंडी संजय को दोबारा तेलंगाना बीजेपी सदर बनाने का मुतालबा तेज होने लगा है। करीमनगर में बीजेपी पार्टी के पार्लिमानी हल्के के ओहदेदारों का एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें बंडी संजय के हामियों ने बीजेपी क़यादत से पार्टी के उन सीनियर कायदीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है जो बंडी संजय को आइंदा लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस इजलास में करीमनगर और वेमुलवाड़ा जिला के सुदूर के अलावा रियासती तर्जुमान रानी रुद्रमा देवी, मंडल सुदूर, जनरल सेक्रेटरीज और तमाम दिगर कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना रियासत के बिल्डिंग एंड हाउसेस मिनिस्टर T नागेश्वर ने इतवार के रोज भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के भद्राचलम में ज़ेर तामीर ब्रिज के कामों का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर सुस्त रफ्तारी से ब्रिज की तामीर पर ओहदेदारों से सवाल भी किया।
انہوں نے کہا کہ ماہ فروری میں اس برج کا انوگریشن کیا جائے گا۔ کاموں میں تیزی لانے کی بھی انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ واضح رہے کہ 17 کروڑ کی لاگت سے 2015 میں اس برج کی تعمیر کی شروعات کی گئی تھی، تاہم ابھی تک یہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ تلنگانہ سائنس فیئر اکیڈمی کی جانب سے 16ویں ریجنل سائنس اینڈ فیئر کا ایک روزہ انعقاد عثمانیہ یونیورسٹی کے پلاٹینم جوبلی کانفرنس ہال میں عمل میں آیا۔ اس پروگرام میں ریجنل جوائنٹ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن وجے لکشمی اور اعزازی مہمانوں میں یونیورسٹی کالج آف سائنس کے ڈین کرونا ساگر و دیگر اہم شخصیتوں نے شرکت کی۔ اس سائنس فیئر میں جامعۃ المفلحات ہائی اسکول کی طالبہ تسمیہ خان کے پیش کردہ پروجیکٹ راکٹ لانچنگ میں تیسرا مقام انہوں نے حاصل کیا۔ اس سائنس فیئر میں تلنگانہ ہی نہیں بلکہ کرناٹک اور آندھرا پردیش سے مختلف اسکولز کے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا تھا۔ تسمیہ خان کی اس شاندار کامیابی کے بعد ان کے والدین، اساتذہ، دوست و رشتہ داروں نے انہیں مبارکباد پیش کی اور مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. تسمیہ خان بنت عباد الرحمن، جامعۃ المفلحات اردو میڈیم۔ میرے ریسرچ کا نام ہے راکٹ لانچ تھرو الیکٹریسٹی۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہاڑوں کو بنایا اور راکٹ کو بنایا ہے۔ یہاں پر میں نے اس کو سری ہری کوٹا کی طرح بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ راکٹ ہے، اس کے آس پاس بوسٹر لگے ہوئے ہیں اور وہ اسپیس کرافٹ ہے۔ اور جیسا کہ آپ اکثر یہ سنتے آ رہے ہیں کہ آخر راکٹ کو اسپیس تک کس طریقے سے پہنچایا جاتا ہے، چلیے معلوم کرتے ہیں۔ دراصل راکٹ ایک انجن ہے یا پھر ایک ایسا وہیکل بھی ہے جو اس انجن کا استعمال کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نیوٹن کے تیسرا کلیہ راکٹ پر رد عمل کرتا ہے، یعنی کہ نیوٹن کا پہلا کلیہ یہ ہے کہ کوئی بھی شے حالت سکون میں ہو، جب تک اس پر کوئی بیرونی قوت عائد نہیں ہوتی وہ حرکت نہیں کرے گا۔ اسی طرح نیوٹن کا دوسرا کلیہ یہ ہے کہ کسی بھی شے کی کمیت ہو، اس پر بیرونی قوت عائد کی جائے گی، وہ حرکت کرے گا اور اس کے اسرا میں بھی تبدیلی آئے گی اور اس کی رفتار میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اسی طرح نیوٹن کا تیسرا اور آخری کلیہ یہ ہے کہ ہر عمل کا مساوی رد عمل ہوتا ہے، یعنی کہ جب راکٹ کے ایندھن کو جلایا جائے گا تو وہ گیسز کا اخراج کرے گا۔ یہ اس کا عمل ہوا۔ گیسز رد عمل کرتے ہوئے راکٹ کو اوپر کی جانب دھکیلیں گے، جس کی وجہ سے راکٹ اسپیس تک پہنچے گی۔ تھینک یو۔ میں تو المفلحات اردو میڈیم ہائی اسکول 10th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے ماڈل کا نام ہے اسمارٹ ڈسٹ بن مینجمنٹ۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جہاں بڑے شہر جیسے حیدرآباد کے GHMC کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس ایریا کی ڈسٹ بن فل ہے اور کس ایریا کی ڈسٹ بن خالی ہے۔ اسی لیے میں نے ایک ایسا اسمارٹ ڈسٹ بن مینجمنٹ تیار کیا ہے جس کے ذریعے انہیں بیٹھے بیٹھے معلوم ہو جائے گا کہ کس ایریا کی ڈسٹ بن فل ہے اور کس ایریا کی ڈسٹ بن خالی ہے۔ میں نے یہاں پہ الگ الگ ایریاز کی الگ الگ ڈسٹ بنس بنائی ہیں، ڈسٹ بن 1، ڈسٹ بن 2، ڈسٹ بن 3 اینڈ ڈسٹ بن 4۔ ان تمام ڈسٹ بنس کے پیچھے میں نے سینسر لگایا ہے اور ان تمام سینسرز کو میں نے اس آرڈینو چپ کے ذریعے کنیکٹ کیا ہے۔ جیسے ہی ڈسٹ بنس فل ہو جائیں گی، یہ تمام سینسرز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور ان سینسرز کو ایکٹیویٹ ہوتے ہی اس چپ کے ذریعے LCD اور بلوٹوتھ میں ہمیں سارا ڈیٹا معلوم ہوگا۔ یہ ڈسٹ بن نمبر 3 ہے۔ جیسے ڈسٹ بن فل ہوئی ہے، LCD میں میسج آ چکا ہے اور ٹرک ڈرائیورز کے فون میں بھی بلوٹوتھ کے ذریعے کنیکٹ ہے، اس سے میسج آ جائے گا۔ ہم نے یہاں پہ بلوٹوتھ کو کنیکٹ کرنے کے لیے بلو سیریل ایپ کا استعمال کیا ہے۔ اب جیسے ہی ہم کچرے کو ہٹا دیں گے، سینسرز ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے کیونکہ ڈسٹ بن ابھی فل نہیں ہے۔ فارن کنٹریز میں یہ اپلیکیشن ہے، لیکن ہمارے انڈیا میں ایسا نہیں ہے۔ ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس سسٹم کو ہمارے انڈیا میں بھی اپلائی کیا جائے۔ تھینک یو۔ ضلع نرمل بھینسا منڈل کے موضع کامول مستقر میں کل ہفتے کی دیر رات گیس سلنڈر پھٹ پڑنے کا حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں ایک خاتون شدید طور پر جھلس کر فوت ہو گئی۔ مقامی عوام کے مطابق فوت ہونے والی خاتون کا نام 50 سالہ دیپتی بائی ہے، جس کے شوہر گاؤں میں واقع مندر میں بھجن پروگرام میں گئے ہوئے تھے، جبکہ متوفی خاتون سو رہی تھی۔ گیس سلنڈر کا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی زوردار آواز سے گھر کے چھت کے ٹین ہوا میں بکھر گئے اور گھر میں آگ لگ گئی۔ اسی آگ میں جھلس کر دیپتی بائی کی موت ہو گئی۔ دھماکے کی شدید آواز سے مقامی عوام گھبراہٹ کے مارے اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر بھینسا رورل پولیس موقع پر پہنچی۔ پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ جیڈی مٹلا پولیس نے سائبر آباد اسپیشل آپریشن ٹیم بالانگر کی مدد سے کل ہفتے کو ایک ٹرک سے 400 کلو گرام گانجا ضبط کرتے ہوئے اسے اسمگل کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کیے گئے دونوں افراد کی شناخت 23 سالہ ببلو کھرے اور 42 سالہ گووند پاٹیدار کے طور پر کی گئی ہے، جو مدھیہ پردیش کے رہائشی ہیں۔ اس معاملے میں ملوث مزید 2 افراد فرار بتائے جا رہے ہیں۔
पुलिस ने बताया कि ये अफराद गांजा खरीदते और मुल्क भर के मुख्तलिफ अफराद को सप्लाई किया करते थे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। जनूबी हिंदुस्तान में मौसम हुआ खराब, तमिलनाडु में भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में भी ठंड में हुआ मजीद इजाफा। सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डुंडिगुल एयरफोर्स एकेडमी की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में पहुंचे। ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके कैडेट से कहा कि अपने आइडियोलिज्म को हरगिज ना खोना। उस्मानिया जनरल अस्पताल की हेरिटेज बिल्डिंग स्ट्रक्चरल तौर पर बिल्कुल फिट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स ने जायजा लेने के बाद दिया बयान। साबिक आरबीआई गवर्नर ने की सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना की मौजूदा माशी सूरत हाल और माशी तरक्की के लिए अपनाई जाने वाली पॉलिसियों पर किया तबादला ख्याल। गवर्नर तमिलिसाई की जानिब से साबिक बीआरएस हुकूमत को तानाशाह करार देने की के कविता ने की मजम्मत। कहा, हम अपोजिशन में रहते हुए आवाम के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और जिला निर्मल के भैंसा मंडल के एक मौजा में जबरदस्त धमाके से फट पड़ा गैस सिलेंडर। एक खातून की मौत। जोरदार धमाके से इलाके में देखी गई अफरा तफरी। बीबीएन न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।